प्यारे बच्चों, वो पिछली साधारण ब्याज की 2 या 3 क्लासेज जो हो रखी हैं, शायद मेरे ध्यान में 2 क्लासेज हो रखी हैं, आप उनको पहले देखें, क्योंकि फंडामेंटल उन्हीं से मजबूत होगा। सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन आप समझेंगे तो ही ऐसे समझ आएगी बातें। अगर आप डायरेक्ट ही तीसरी क्लास में आए तो कृपया पहले पहली और दूसरी को देखें, तीसरी क्लास फिर समझ आएगी, आई गारंटी। बट अगर डायरेक्ट ही आप तीसरी को देखेंगे और पहले का ज्ञान अत्यल्प है तो बात समझना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तीसरी क्लास का मतलब है साधारण ब्याज गहरे अर्थों में चल रही होगी। पहली क्लास का मतलब है साधारण ब्याज बचपन है साधारण ब्याज का, और तीसरी क्लास का मतलब है ये बातें थोड़ी ऊंचे लेवल की हो गई होंगी। रोहित मालव, पीयूष शर्मा और आयुष्मान भी आ गया, प्रदीप बघेल, प्रतापगढ़ अपडेट डेली बाद में देख लेंगे। ओहो, ये ठीक है, बाद में देख लेना। रोहित मालव, राम राम। एंजल यादव, जय श्री कृष्णा सर जी। ओके, JSK इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जय श्री कृष्णा, ये भी ठीक है, JSK अच्छा है, अच्छा है। देखेंगे विद्यार्थी चीज़ों को, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि कुछ बातें हमें आशु देखें समझेंगे बच्चे। जैसे मैंने तुमसे एक बात कहा, एक बात कही बच्चे, ये चीज़ तुम्हारे साधारण ब्याज में काम आएगी, और ये चीज़ तुम्हारे लाभ हानि में काम आएगी, ये चीज़ तुम्हारे अनुपात समानुपात में काम आएगी, और इस चीज़ का जो व्यापक क्षेत्र है बच्चों वो है भिन्न फ्रैक्शन में, ये बहुत काम आएगी। कैसे? जैसे मान लो कृष्णा ने, देखेंगे विद्यार्थी, कृष्णा ने अपनी संपत्ति, जैसे कृष्णा नाम का कोई लड़का है, कृष्णा ने, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट को, है ना, कृष्णा ने अपनी संपत्ति को अपने 3 पुत्रों में बांटा। कितने पुत्रों में बांटा? 3 पुत्रों में बांटा। पहले पुत्र को अपनी संपत्ति का 1/4 भाग दिया। कितना भाग दिया बेटा? 1/4। दूसरे पुत्र को अपनी संपत्ति का 2/3 भाग दिया, हाँ या ना? तो आप बताइएगा कि तीसरे पुत्र को उसने कितना हिस्सा दिया। मान लो एक ए नाम का लड़का अमर है, दूसरी उसकी बबीता नाम की बच्ची है, और तीसरी चंचल नाम की एक और बच्ची है। मैंने अपनी पूरी संपत्ति को इन तीनों लोगों में बांटा विद्यार्थी। पहले लड़के को मैंने 1/4 दिया अपनी संपत्ति का, दूसरे को मैंने 2/3 दिया अपनी संपत्ति का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे को कितना दिया, ये बात हम समझेंगे जरा विद्यार्थी। अगर कृष्णा के पास, अगर मैं भिन्न में मानूं तो पूरी संपत्ति 1 है, और प्रतिशत में मानूं तो 1 की वैल्यू होती है 100%। क्लियर है? और मनोज कुशवाहा और ये सारे लोग जुड़ गए, और नमस्कार पवन गोस्वामी, और प्रतापगढ़ अपडेट डेली, और SK, रोहित मालव, सारे लोग जुड़ गए और पूरे मन से पढ़ेंगे। अब कोई शेयर मत करिए, लाइक सब्सक्राइब सब भाड़ में जाए, अब आप सिर्फ पढ़िए। क्लियर? अब सिर्फ पढ़िए। कृष्णा के पास मान लो अगर मैं भिन्न में बात करूं तो पूरी संपत्ति है 1 यूनिट। अगर मैं भिन्न में बात करूं और इसी बात को प्रतिशत में करूं बच्चे, तो 1 का मतलब होता है 100%। बहुत गंभीरता से समझना, बहुत काम का फंडा है प्यारे बच्चों। अगर मैं तुमसे पूछूं कि A + B के लिए कितनी संपत्ति गई, तो आप कहेंगे 1/4 + 2/3। इन दोनों का जब LCM ले रहा होता हूं बच्चों तो 12 आएगा। 4 के 12, 3 चौके के 12, 4 दूनी के 8, तो 8 और 3 11 होता है बच्चों। तो इन दोनों बच्चों के लिए मैंने 11/12 भाग बांट दिया। अगर मैं तुमसे पूछूं शेष भाग कितना बचा, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग के बारे में अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थी, तो कृष्णा के पास संपत्ति है 1 की, 1 का मतलब है 100%, तो 1 - 11/12, और LCM आएगा 12, 12 एकम 12 या -11, तो कृष्णा के पास जो संपत्ति आएगी वो आएगी 1/12। बोलो आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना? वापस से समझ लेंगे। इसके लिए एक, अगर इसे x मानोगे तो ये x/4 हो जाएगा, ये 2x/3 हो जाएगा, और ये x/12 हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 - 11/12 यस सौर्या, और ये आ जाएगा 1/12। बहुत ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज को गहरे अर्थों में लेकर चलेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। रीट का कोई प्रश्न, यूपी टेट और हरियाणा टेट का कोई प्रश्न छूट जाए ना, जब आप मुझसे आंखें मिलाना, उससे पहले नहीं। आप देखेंगे बच्चे, तो मैंने कहा बच्चों 1/12 पार्ट आया, किसके? चंचल के हिस्से में 1/12 हिस्सा आया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेशो बिटवीन अंजना, वंदना एंड चंचल, तो आपका आंसर होगा बच्चों 1/4, 2/3 और 1/12, यही होगा विद्यार्थी। रेशो की खास बात यह रह जाती है कि रेशो के पास बच्चों, रेशो के पास कभी भी हम भिन्न वाली संख्या नहीं रखते।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? रेशो कभी भी फ्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे डिनाई करता है, वो उसे स्वीकार नहीं करता। तो क्या करें? तो फिर हम हरों का एलसीएम लेते हैं बच्चों। हरों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 का और 3 का और 12 का जो लघुत्तम आया प्यारे बच्चे, वो आएगा 12। तो यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे भी 12 से गुणा करेंगे बच्चे, और यहाँ पे भी 12 से गुणा करेंगे। तो ये आएगा 4 तिया की 12, 3 चौके के 12, 4 दूनी के 8, और ये आएगा 12 एकम के 12, 1 एकम के 1। इसका मतलब है अगर हम ये माने बच्चों कि इस आदमी के खाते में कितने यूनिट गया, यूनिट का मतलब है एक्स, तो आप कहेंगे 3x गया, 8x गया और 1x गया, और कुल संपत्ति जो आई वो आई 12x की। ये जो रेशो आया बच्चों तीनों के बीच निकल के, वो आया 3x, 8x एंड 1x, और टोटल संपत्ति इज इक्वल टू 12x। अगर इसे बाई में लेंगे तो 3 बाई, 8 बाई और 1 बाई, और ये आ जाएगा बच्चों 12 बाई, हाँ या ना? अगर इसे यूनिट में लेंगे बच्चों, यूनिट का मतलब भी एक्स ही होता है, तो 3 यूनिट, 8 यूनिट, 1 यूनिट एंड 12 यूनिट। क्लियर है? माइंड भी 3, 8, 1 इज द रेशो। यस, दिस इज द मेथड। ये ऑर्डिनरी मेथड है बच्चे, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इस मेथड में समय ज्यादा लगता है, इससे बेहतर हम एक काम कर लें। मैंने कहा क्या कि ए रेशो, बी रेशो और सी चाहिए तुम्हें, तो आप मुझे बताइए ए का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे 1/4 है। मैंने कहा बी का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे 2/3 है। और मैं कहूंगा कि सी का हिस्सा कितना है, तो हमें नहीं पता। किसी भी बच्चे को सी का हिस्सा नहीं पता, नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। आप मुझे बस इतना बताइएगा कि क्या ये जो मैं बता रहा हूं 1/4 और 2/3, 3 और 4 का एलसीएम ले सकते हो क्या आप? तो आप कहेंगे सर हाँ ले सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए बच्चों कि कृष्णा के पास टोटल 12 रुपए की संपत्ति है, या कृष्णा के पास टोटल 12x की संपत्ति है, या 12 यूनिट की संपत्ति है, ये आप मान के चलिएगा। तो यहाँ बच्चे 12 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 12 से गुणा करेंगे। ये 12 कहाँ से आया? तो ये 12 आया 3 और 4 के एलसीएम से। तो ये आ जाएगा बच्चों 3x, और ये आ जाएगा 3 चौके के 12, 4 दूनी की 8x, या फिर यूनिट लें तो यूनिट, या फिर x लें तो x। तो आप बताइए कुल संपत्ति 12 की थी, 3 ये ले गया, 8 ये ले गया, तो 8 और 3 11, तो ये कितने ले गया? तो ये ले गया 1। तो ये आंसर सेकंडों में आ गया। 3:8:1 इज द आंसर, और 3:8:1 इज द आंसर। तो मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बात, दूसरी बात हम क्या सीखेंगे बच्चे, ये वापस से देख लें। 4 और 3 का लघुत्तम ले लिया 12, और मान लिया कि कृष्णा के पास कुल 12 रुपए की संपत्ति है। 3 रुपए अंजना को दे दिए, 8 वंदना ले गई, और 1 चंचल को दे दिए, और मेरे पास 12 रुपए की ही संपत्ति थी। आशु परमार, मांडवी, 381 इज द आंसर। ठीक बात है। दूसरी बात बच्चे, दूसरी बात विद्यार्थी, जब जब प्रतिशत हटती है, आप ये वाली बात भी समझ लें, हालांकि मैं तुम्हें डिटेल में इसे पढ़ाऊंगा किसी दिन। जब जब हटती है बच्चे, देन डिवाइडेड बाई 100, तो किससे भाग लगवा देती है? 100 से भाग लगवा देती है। जैसे मैं कहूँ कि 20%, तो 20% की जो वैल्यू होती है बच्चों 20/100 होती है, और इसकी जो भिन्न वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। 20% की भिन्न वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और 1/5 की अगर प्रतिशत वैल्यू चाहिए, देन डू द मल्टीप्लाई ऑफ 100, देन आंसर इज इक्वल टू 20%। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक है। अगर प्रतिशत हटानी है तो 100 से भाग लगाएंगे, और प्रतिशत लगानी है तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 6 सही 2/3%, इसे भिन्न में बदलिए बच्चों। ये एक मिश्रित भिन्न है। पहले इसे मिश्रित को हल करते हैं। 6 18 और 2 20/3%, ये हमने साधारण भिन्न बना ली। अब अगर प्रतिशत हटाएंगे बच्चों तो नीचे 100 आएगी, और ये आ जाएगा 20/3, और 100 नीचे आ जाएगी बच्चों, तो ये 5 बार कटेगी। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/15। 6 सही 2/3% की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो भिन्न वैल्यू आएगी 1/15। इसी तरह प्यारे विद्यार्थी अगर हम वैल्यू निकालें 33 सही 1/3% की, तो आप देखेंगे 33 3 99, और 100/3% आया। और जब जब प्रतिशत हटेगी बच्चे, तो 100 से हम भाग लगाएंगे, तो 100 से भाग लगाने पर प्यारे बच्चे 100 से 100 कटेगी, और इस बात का जो आंसर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 1/3। आप मुझे बस इतनी बात बताइएगा कि क्या जितेंद्र शर्मा बोर्ड पर स्टार्ट किया करो। हाँ यस, JMD जय माता दी लिख के बोर्ड पर स्टार्ट किया करूंगा। बहुत धन्यवाद, ये सजेशन आपका माना जाएगा। देवताओं का स्थान सबसे पहले होना भी चाहिए, मेहनत से पहले भी देवता हैं, ये बात सच है। बिल्कुल से इनको भूल गया तो एक बात बता दें सर। ठीक जितेंद्र, तेरी बात कल से मेरे भाई मानी जाएगी। जय माता दी लिख की शुरुआत करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखेंगे बच्चे 33 सही 1/3% की जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थी, वो आई 1/3। ऐसे ही हम निकालते रहेंगे। जैसे हमें 40% की वैल्यू निकालनी है, देन 40% को लिखा जा सकता है 40 डिवाइडेड बाई 100,
आंसर इज इक्वल टू 2/5। क्लियर है? ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज करना भी सीख ले। अगर 2/5 में प्रतिशत लगानी है तो 100 से गुणा करेंगे और ये आएगी 2 दूनी के 40%। क्या ये दोनों बातें अगर आपकी समझ आ गई हो बच्चों तो हम आगे की क्लास शुरू करें। ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हम टाइप 3 पे हम चले गए थे और देखते हैं बच्चों टाइप 3 क्या कहता है। टाइप 3 शायद हमने कर लिया, टाइप 2 ये हो गया। देखते हैं ना, थोड़ी सी आज थोड़ा संभल के बैठना। ये प्रथम श्रेणी का एग्जाम था और ये हमने भी कर लिया और ये आगे का देखेंगे। और ये टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चे, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पीएनबी बैंक ने अपनी पूंजी का 33.1/3% भाग, ध्यान देंगे, पंजाब नेशनल बैंक है और इसने अपनी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया है ग्राहकों के बीच में 33.1/3%। आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 33.1/3%। अभी निकाली थी बच्चे, इस सवाल का आंसर आने लग रहा होगा 1/3। तो आप मुझे बताइए 1/3 की संपत्ति इसके लिए दी 33.1/3% भाग और 1/6 भाग, जो दूसरा भाग है 33.1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3। दूसरा जो भाग है उसे 1/6 बोल दिया। अगर ये 1/6 नहीं बोलता तो मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हैं कि इसे 16 से ही 2/3 बोला जाता। क्लियर है? दूसरा हिस्सा ये दे दिया 20% की दर से और शेष हिस्सा, अब मुझे शेष हिस्सा निकालना है बच्चे। 1/3 इसे दे दिया तो आप मुझे बताइए शेष हिस्सा निकालना कितना इजी हो गया, एकदम से इजी हो गया। शेष हिस्सा कैसे निकालेंगे बच्चे, तो 1/3 का और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 से गुणा कर देंगे तो जो पहला हिस्सा आया बच्चे वो आया 2 यूनिट, दूसरा हिस्सा आया वो आया 1 यूनिट और जो बचा शेष हिस्सा है वो आएगा 3 यूनिट और टोटल जो हिस्सा आया वो आया 6 यूनिट। आप ये वाली बात समझिए, 3 का और 6 का एलसीएम ले लिया और एलसीएम का गुणा कर दिया तो पहला हिस्सा आया 2 यूनिट, अगला हिस्सा आया 1 यूनिट और अगला हिस्सा आया 3 यूनिट और टोटल हिस्सा आया 6 यूनिट। हाँ या ना विद्यार्थी, हमने ऐसा मान लिया कि पंजाब नेशनल बैंक ने 6x उठाए हैं, इसमें से 2x ये ले गया, 1x ये ले गया और 3x ये ले गया। क्लियर बात? अब देखेंगे विद्यार्थी क्या कहता है सवाल। ये जो पहला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों वो उधार दिया गया है 10% की दर पर। दो जो हैं वो उधार दिए गए कितने परसेंट की दर पर, 10% की दर पर। तो गुणा किससे करेंगे बेटा, 10 से करेंगे तो ये निकल के आएगा 20%। क्लियर है मेरे भाई? ये जो हिस्सा है 33.1/3% का हिस्सा है, इसका मतलब है 1/3 और 1/3 का जो हिस्सा दिया है वो 10% की दर पे दिया है। तो 1/3 की वैल्यू है 2 और इसे हल किया तो बच्चों 2 आया और 2 का गुणा 10 से किया तो 20% आया। दूसरा हिस्सा है 1/6 और वो किस दर पे दिया है 20% की दर पे दिया है, तो इसका गुणा बच्चों 20 से करेंगे तो 20 एकम के 20 आएगा। क्लियर है मेरे भाई? और शेष हिस्सा 25% की दर पे दिया है। शेष हिस्सा किस दर पे दिया है, तो शेष हिस्सा 25% की दर पे दिया है। तो शेष हिस्सा था 3 यूनिट और 25 से गुणा करेंगे बच्चे तो ये आएगा 75%। क्लियर है मेरे भाई? तो बताइए कुल पूंजी पर ब्याज की दर क्या है, टोटल पूंजी ये रही और बच्चे हमें ब्याज की दर नहीं पता तो हमने ब्याज की दर मान ली कितनी, 6 पे ब्याज की दर मान ली x, तो ये निकल के आएगा 6x। कोई शक किसी को? पहली जो हिस्सा था वो था 2 यूनिट, फिर था 1 यूनिट और था 3 यूनिट और कुल हिस्सा था 6 यूनिट। पहली पर जो दर है 10% है, 10 से गुणा किया तो 20 आया। दूसरी दर 20% है तो 20 से गुणा किया तो 20 एकम के 20 आया और फिर दर 25% है तो 25 तिया के 75 आया और टोटल पे दर हमें नहीं पता तो x% है तो हमने मान लिया 6x। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो क्या कुल के बराबर नहीं आना चाहिए? राजेश कुमार ने आंसर दिया है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे बच्चे तो ये आएगा 20% प्लस 20% प्लस 75% इज इक्वल टू वॉट, 6x के बराबर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? मैंने सब में से प्रतिशत हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहने दो। ये आया 75। बच्चों जब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 110 और ये 115 आएगा। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 115% की वैल्यू किसके बराबर है, 6x के बराबर है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 115 डिवाइडेड बाई 6। x की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी x इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 6। जब इसे काटेंगे मेरे भाई, 5 दूनी के 10 5 के 15 23/2। ये मुझसे गलत हो गया शायद, ये गलत हो गया, ये वापस से देखें। 7 और 4 11 115 आया है और ये 6x की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 115/6। 115/6, 5 से तो कट ही नहीं रहा, पागल हूँ क्या मैं? ये किससे कट रहा है, तो ये 115/6 आया। इसे अगर हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये क्यों आया सर, आपको कैसे पता लगा ये आया? क्योंकि नीचे 6 सिर्फ इसी में दिखाई दे रही है, नीचे 6
सिर्फ इसी में दिखाई दे रही है। इसे हल भी कर देता हूं मैं, तो 6 एकम के 6 और एक बार गया, कितना बचा, 6 कितना बचा, 4 10 5 बचा, और 6 नाम के 54, 19 सही, एक शेष बची 1/6। और सी सवाल का आंसर है। प्रदीप बघेल ने सी दिया है, राजेश कुमार ने सी दिया है। प्यारे विद्यार्थी, सी सवाल का आंसर है। आप वापस से देख लेंगे, पहले हमने इनका अनुपात निकाला 2 यूनिट, 1 यूनिट और 3 यूनिट। तो कुल संपत्ति आई 6 यूनिट। पहली संपत्ति 10% पे, दूसरी संपत्ति 20% पे, तीसरा हिस्सा 75% पे, और कुल हिस्सा पता नहीं तो x% पे मान लिया। एक बार और समझा दो। बिल्कुल बेटा, पहला हिस्सा था 1/3, कहां से आया, 33 सही। 1/3 की जो वैल्यू आती है वो 1/3 आती है। दूसरा हिस्सा 1/6, क्यों, कहां से आया, तो दे रखा है। अगर ये सब प्रतिशत में दे रहा होता तो वो दे रहा होता 16 सही 2/3% दे रहा होता तो, लेकिन आपके लिए गनीमत कर दी, ये सवाल आया हुआ है पेपर में 1/6 और शेष हिस्सा में निकालना है बच्चे। तो 3 और 6 का एलसीएम ले लिया, 6 आया, 6 से गुणा किया तो 3 दूनी के 6 आया, 6 एकम के 6 आया, 2 और 1 3 हो गए। कुल संपत्ति हमने 6 मान ली, ये रही 6। एलसीएम आता है उसी को कुल संपत्ति मान लेते हैं, तो 2 और 1 3 आया, और 3 में जब 3 ऐड किया तो 6 आया। बच्चों पहला हिस्सा किस दर पे दिया गया है, तो पहला हिस्सा दिया गया है 10% की दर पर, तो गुणा 10 से किया तो ये 20 आया। दूसरा हिस्सा दिया गया है 20% की दर पर, तो 1 का गुणा 20 से किया तो 20 आया। और तीसरा हिस्सा दिया गया है प्यारे बच्चे 25% की दर पर, तो 25 से गुणा किया तो 75 आया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा जोड़ा तो 115 आया। और ये जो है x है, और ये कुल के बराबर हमने रख ली, क्योंकि तीनों की जोड़ के कुल के बराबर आएगी। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है 19 सही 1/6%। अगर ये प्रश्न आपकी समझ आया है तो आप थम्स अप का निशान भेजिए। ये बातें मुझे पता है अच्छे लेवल की हैं, लेकिन क्या हमें अच्छे लेवल के सवाल नहीं करने चाहिए। रीट प्री के लिए आप पढ़ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन रीट मेंस के लिए भी तो आप पढ़ोगे, तो क्या हम एक ही बार में दोनों नहीं कर लें? हम ये इतना समय क्यों दें? प्री और मेंस दोनों हम एक ही बार में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो बस पूरी शिद्दत से पेटी बांध के बैठिए। बस खामा खा की मैं नौटंकी करूं, सरल सवालों को आगे आपके पेश करूं और फिर मैं वाही लूटूं, अपने सिलेबस में ऐसा है नहीं। आपको ये समझ आता हो तो ठीक, और ना आता हो तो आप कोई दूसरा चैनल देख सकते हैं। मैं चीज़ें लेवल की ही पढ़ाऊंगा जो मेंस लेवल पर टक्कर दें। देखेंगे बच्चों, x की वैल्यू जो आई वो आई 19 सही 1/6%। मनोज कुशवाहा ने भेजा है, अतुल सर ने भेजा है, और पूनम ने भेजा है, पीयूष ने भेजा है, और शौर्या ने भेजा है, राजेश ने भी थम्स अप का निशान भेजा है। अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 की वैल्यू मैं बता देता हूँ 1/15 आती है। आपको याद कैसे है सर? मेरा काम दिनों रात का यही है, तो याद हो जाती है। 3 दूनी की 6 याद है ना, 3 गुणा 2 करने पर 6 आता है, और 5 का गुणा 8 से करने पर 40 आता है, याद हो गया क्योंकि काम इतना कर लिया है। 13 का गुणा 3 से होने पर 39 आता है, तो ऐसे ही 6 सही 2/3 की जो वैल्यू है वो 1/15 आती है। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे भाई, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का, ठीक है, कुल पूंजी ये रही, मान लिया ऐसा, कुल पूंजी ऐसा मान लिया, इसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। 6 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/15, पहला पार्ट ये रहा। दूसरा है 33 सही 1/3% हिस्सा, दूसरा भाग ये रहा। 33 सही 1/3 की वैल्यू मैंने निकाल के भी बताई है, 1/3 आती है। तीसरा हिस्सा वो आपको देगा ही नहीं, मुझे पता है, और आप देख लो देगा ही नहीं। ये सवाल आया हुआ सवाल है, पेपरों के सारे सवाल हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइड से जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और पेपरों को अध्ययन करके ही हमने सवाल बनाए हैं। ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट नहीं किया बच्चे, सारे सवाल प्रीवियस ईयर है, 1 to ऑल सारे सवाल। आप किसी भी एक प्रश्न पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये प्रीवियस ईयर नहीं है। किसी भी एक प्रश्न पे पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा और सारे सवाल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही प्रश्न होंगे। देखेंगे बच्चे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएगा, और 15 का गुणा करेंगे बच्चे, तो यहाँ जब 15 का गुणा किया और यहाँ भी हमने 15 का गुणा किया तो बच्चों ये आया 15 एकम के 15 और ये आया 3 5 के 15, और ये तीसरा जो हिस्सा है वो रह गया। टोटल हिस्सा तो मुझे पता लग गया कि 15 आया। तीसरा हिस्से की हम बात करें बच्चे तो तीसरा हिस्सा आएगा 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 9। क्लियर है मेरे भाई? तीसरा हिस्सा कितने का आ गया? 9 का आ गया। कैसे? 3 और 5 का एलसीएम लिया जो कि 15 आया, जो 15 आएगा मेरे भाई, और गुणा किया मेरे बच्चे तो 1 आया और ये 5 आया, और टोटल हिस्सा 15 है, तो ये कितना बचा? 9 और 6 15, 9 ही बचा। क्लियर बात? अब देखेंगे मेरे बच्चे, ये पहला हिस्सा किस रेट पे दिया है? तो 10% की रेट पे दिया है, देन मल्टीप्लाई बाई 10। और ये हिस्सा किस रेट पे दिया है? तो ये हिस्सा 20% रेट पे दिया है, तो मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो बताइए शेष भाग को कितने प्रतिशत की दर पे उठाए कि कुल पर 80% ब्याज मिले? इसका मतलब है अब की बार भाई ने ये हिस्सा नहीं दिया,
कुल हिस्सा दे दिया और कुल हिस्सा वो कितना बता रहा है 80%। 15 गुणा 80। आप देखें अब की बार ये छोड़ दिया उसने, अब की बार ये नहीं दिया, उसने कहा भी है कि शेष भाग कितने प्रतिशत की दर पे दें। इसका मतलब है उसने तीसरा हिस्सा अब की बार नहीं दिया। इससे पहले सवाल में तीसरा हिस्सा दिया था और कुल पे पूछा था, अब की बार तीसरा हिस्सा नहीं दिया और कुल हिस्सा दे दिया। तो बच्चे तीसरे हिस्से को हमने x मान लिया और ये आ गया 9x। ये 20 पंजे के 100 करेंगे तो 100 आएगा और ये 10 से कम के 10 आएगा। और आपको पता है ये 15 अट्ठे 120 होता है और ये 1200 आएगा। आएगा कि नहीं? इसका मतलब है जो कुल संपत्ति है वो कितने प्रतिशत आई 1200। और जब इसको जोड़ेंगे तो 100 और 110 आएगा और 9x की जो वैल्यू आएगी 110 को उधर भेज देंगे बच्चों, मैं लिख देता हूँ। तो 9x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1200 माइनस के 110। 1200 में से जब 110 कटेंगे तो ये 1090 आ जाएगा। हाँ 1090 ही आएगा और ये 9x के बराबर है। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 1090/9। और जब नीचे 9 देख लेते हैं किस में पड़ा है, तो नीचे 9 सिर्फ सी में ही पड़ा है। आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, लेकिन अगर करना आता है भाग तो कर भी सकते हैं। 9 एकम के 9 एक बची, 9 दूनी के 18 एक बची, 9 एकम के 9 फिर एक बची, तो 121 सही 1/9 इस सवाल का आंसर है। इसका मतलब ये जो तीसरा हिस्सा है उससे उसे 121 सही 1/9% की दर पर ही देना चाहिए। हरेंद्र रावत ने थम्सअप भेजा है। मनराज गुर्जर, धीरज शर्मा, सर सिंपल इंटरेस्ट हार्ड लग रहा है सर जी। हाँ लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने सवाल अच्छे लेवल के लिए हैं इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। पीयूष शर्मा ने सी भेजा है, मनराज गुर्जर ने सी भेजा है, कविता मीणा, यस सबका आंसर आ गया। हार्ड लगना चाहिए तभी आप पढ़ोगे। बाकी की मैं सिंपल सवाल पेश कर दूं और आप एक लाइन में पढ़ के चले जाएं, पेपर में नहीं हो पाएगा। सीईटी का पेपर देख लेना, आपका थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं यार चीज़ें लेवल की होनी चाहिए। मजाक नहीं है नौकरी, अब नौकरी जोक नहीं है। मैं यही पढ़ा रहा हूँ और देख लीजिए आपको पसंद आएगा। अगला सवाल, हरी ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की दर पे दिया। आशु ने थम्सअप भेजा है, आप चीज़ों को समझें बच्चे। हरी ने अपने कुल धन का 1/3 भाग, पहला पार्ट ये रहा, कितना भाग है 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर। दूसरा हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा 1/4 वार्षिक दर पर। और शेष भाग, पहला प्रश्न तो यही है कि हमें शेष भाग निकालना है, तो करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे बच्चे। एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये पहला जो हिस्सा है वो आ जाएगा 4, फिर से एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया के 12 और टोटल हिस्सा 12 आ जाएगा बच्चे। तो 4 और 3 7 और जो तीसरा हिस्सा है वो 5 आ जाएगा। पहला पार्ट 4 यूनिट आ गया, दूसरा पार्ट 3 यूनिट आ गया और तीसरा जो पार्ट है बच्चे वो 5 यूनिट आ गया। और कुल जो संपत्ति है वो 12 यूनिट की आ गई। इतनी सी बात समझ आई होगी, एक स्टेप हो गया। आपको पता है ये पूरा एक सवाल बनता है, इतना ही एक सवाल हो जाता है। ये जो मैंने कराया है 4:3:5 भिन्न में, ये पूरा की पूरा एक प्रश्न है। मोहित मेरे भाई राधे राधे। और ये जो है पहला जो हिस्सा है वो किस प्रतिशत पे दिया, 7% पे दिया। देन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 7 से, तो क्या निकल के आएगा 28 निकल के आएगा। दूसरा हिस्सा है वो 8% पे दिया, देन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 8 से, तो 8 तिया के 24% निकल के आया। क्लियर है? और शेष भाग 10% पे दिया, तो यहाँ गुणा करेंगे 10 से, तो ये 50 निकल के आया। और कुल की हमें नहीं पता, तो कुल का गुणा x से करेंगे तो ये 12x निकल के आया। इसमें कुल का पता ही नहीं है, हमें कुल का नहीं पता, तो हमने कितना निकाल लिया, x मान लिया, 12x आया बच्चे। ये 28% है, ये 24% है और ये 50% है। जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 की 2, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 102% निकल के आया है। और ये वैल्यू किसकी है, 12x की है बेटा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 102/12। और जब इसे हल करेंगे तो 2 पंजे के 10, 51/6%। इसका मतलब है आधा प्रश्न ये हो गया कि अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता, ये राजस्थान के पटवार ने पूछा है, बोलो हाँ ये धीरज देखे मेरे भाई, धीरज पटवार में ये प्रश्न पूछा है राजस्थान के में 2013 में। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए, ये प्रश्न गवर्नमेंट ने पूछे हैं, गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। हमें जो तैयारी है वो धार की करनी चाहिए, अच्छे लेवल पे हमें तैयारी करनी चाहिए, जिससे हमें पेपर के जो सवाल हैं वो सरल लगने लग जाएं। आप सीईटी का पेपर देखें, 2018 रीट का पेपर देखें, और आप और पेपरों को भी तो देखें। आप देखेंगे कि नौकरी अब वो बात नहीं बची।
पुलिस के पेपर में आपने गणित देखा ही होगा, आप कॉम्पिटिटिव में हैं तो आपने चीजें देखी हैं। तो आप देखेंगे कुल संपत्ति पर कितने प्रतिशत की ब्याज मिल रही है, 51/6% की ब्याज मिल रही है। ये मेरा आधा प्रश्न था, कुल संपत्ति पर कितने प्रतिशत की ब्याज मिल रही है, तो 51/6% की ब्याज मिल रही है। मनराज गुर्जर ने मुझे एनहेंस किया है बच्चे, धन्यवाद मनराज मेरे भाई। 51/6% की ब्याज मिल रही है कुल संपत्ति पर। बोलो मिल रही है कि नहीं मिल रही? पहली संपत्ति पर क्या मिल रही है? 7% की, दूसरी पर 8% की, तीसरी पर 10% की, और कुल संपत्ति पर मिल रही है बच्चे 51/6% की। ये एक सवाल हो गया, एक सवाल यहां तक हो गया, ये एक सवाल ये हो गया। अब मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं बच्चे, कुल संपत्ति पर कितने प्रतिशत की ब्याज मिल रही है? 51/6% की। मैं ये हटा दूं, लेकिन दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। देखेंगे मेरे भाई 51/6% की, कितने प्रतिशत की ब्याज मिल रही है? 51/6%। हाँ या ना? 51/6% की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है कितने प्रतिशत ब्याज मिल रही है, और ये दे रहा है 1683 रुपए। 51/6 की जो वैल्यू दे रही है पटवारी 2013 में, वो दे रखी है 1683। तो 1% की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 1683/51 × 6। हाँ या ना? अब 51 से 1683 को काटेंगे तो 17 से काटेंगे, पहले 3 से काटते हैं, तो 3 से 17 बार, 3 से 3 5 15, 3 के 18, 3 एकम के 3। अब 17 से कटेगी 17 × 51 और 17 × 51, और 6 से ये कटेगी तो 6 × के 18 और 6 × के 18 और 1 19। तो 1% की वैल्यू आई बच्चे 198। और अगर मैं पूछूं 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आएगा 198 × 100, और इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 19,800। बोलो हाँ या ना? 19,820 सवाल का राइट आंसर होगा। आप वापस से देख लें, कुल संपत्ति पर आपको कितने प्रतिशत की ब्याज मिली है? 51/6%। और 51/6% की वो कह रहा है कि कुल संपत्ति पर, ये सवाल 19,800 था, और वो कह रहा है कि यदि उसकी वार्षिक आय 1683 है, मतलब कुल संपत्ति पर जो मिली है वो 1683 मिली है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 51/6% की वैल्यू 1683 है? 1% के लिए 51/6 से भाग लगाया तो 198 आया, और जो मूलधन होता है वो होता है 100%। तो 100% के लिए 198 का 100 से गुणा किया बच्चे, तो जब 198 का 100 से गुणा करेंगे तो पीछे 2 जीरो आ जाती हैं, और आंसर हो जाएगा 19,800। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। यस धीरज, ओके। अब तो जब तक आया नहीं आप तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। यस धीरज, ये पढ़ लो आप। पेपर के दिन आप मुझसे भले आप कॉल कर लेना, और पेपर के दिन आप मुझसे बात जरूर करना। आपको लगेगा कि जिंदगी और नौकरी मजाक नहीं है, दोनों चीजें बलिदान मांगती हैं। सरल सवालों को मैं आपके आगे पेश करूं, उससे फायदा क्या निकलेगा? ना आपका कोई फायदा, मेरा टाइम डिस्ट्रॉय होगा। मैंने कई यूट्यूबरों को देखा है, कई बड़े संस्थानों को देखा है, साधारण ब्याज पर 2 ही वीडियो डाली हैं, और एक 40 मिनट की, एक 44 मिनट की। भैया आपने किसी की कोई निंदा में नहीं उतरे, न मुझे किसी से आगे निकलना, और न मुझे किसी से पीछे रहना, और न मुझे किसी के बराबर चलना। बस मुझे चलना है। आप बगल वाले देखें कि मेरे बराबर पाना है, मेरे पीछे रहना है और मेरे आगे रहना है, वो बगल वालों का काम है। मेरा काम चलना है, और मैं जो मुझे समझ आती है वो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ। 40 मिनट की और 44 मिनट की वीडियो देखकर मैं ये सोचता हूँ कि बच्चा कैसे सिंपल इंटरेस्ट लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, पेपर में फिर नाश हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखें। आज से रोजाना क्लास स्टार्ट। मोहित पंडित धन्यवाद बेटा। जितेंद्र शर्मा गुरु आपसे बेहतर कोई नहीं, धन्यवाद मेरे भाई। ये इनको आ जाएगा समझ, टाइम लगेगा। यस, क्योंकि बेहतर को परखने में टाइम लगता है। यस मेरे भाई, बिल्कुल ठीक। सर रीजनिंग भी पढ़ाते हो? मैंने रीजनिंग पढ़ाई है, कोई 6 साल मैंने रीजनिंग पढ़ाई है, पर अब गणित थोड़ा सा बड़ा विषय है तो वक्त कम मिल पाता है, तो फिलहाल मैं गणित को लेकर आपके साथ हूँ। अतुल सर सही कह रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं, धन्यवाद अतुल। देखें मेरे भाई, ये रहा, ये महिला सुपरवाइजर ने पूछा है। अब बोलो, अगर हम एक दृष्टि से देखें तो महिला सुपरवाइजर का पेपर बहुत ऊंचे दर्जे का पेपर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि महिला सुपरवाइजर की नौकरी छोटी है, मैं बस ये कह रहा हूं कि महिला सुपरवाइजर का पेपर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लेवल का नहीं होता। यस, लेकिन देखें ये सवाल महिला सुपरवाइजर ने पूछा है। कमल ने अपने धन का 1/5 भाग इतने प्रतिशत पर, 1/2 भाग इतने प्रतिशत पर, और शेष 10% पर साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया। यदि उसकी वार्षिक आय ये है, वही सेम सवाल रिपीट किया है, तो बताइएगा उसका मूलधन क्या है। यही सेम सवाल मैंने अभी आपको बताया है, आपको ये करना चाहिए। और ये महिला सुपरवाइजर 2018 में पूछ रही है, और ये आपके लिए काम है, और ये आप करिए।
इस सवाल को मैं नहीं करा रहा। आप में से कोई लड़का चाहो तो 20 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। मैं 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, मैं नहीं करा रहा। धीरज शर्मा ने आंसर दिया सी। सौर्या तिवारी ने 3500 आंसर दिया है। चलो मैं लगे हाथ करा देता हूँ, अब मेरा मन है तो बच्चों को समझ आ जाएगा। देखेंगे पहला हिस्सा, पहला पार्ट, फिर हम दूसरा पार्ट देखेंगे, और फिर तीसरा पार्ट देखेंगे, फिर हम टोटल पार्ट देखेंगे। आप मेरे लिए बस बता देना कि मैं सही चल रहा हूं क्या। 1/5 भाग, यस ठीक है। 1/5 भाग, फिर 1/2 भाग, 1/2 हो गया। तीसरा हिस्सा मैं निकाल रहा हूं, आप चेक करिएगा। एलसीएम आया 10, एलसीएम आया 10, ये आया 5 दूनी के 10, और ये आया 2 पंजे के 10। तीसरा हिस्सा मैं कहूंगा तो 3 आएगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो गया, और टोटल जो संपत्ति है वो 10 है। हो गया ये इतना। देखिए अगला क्या कहता है वो, अगला कहता है कि पहला जो हिस्सा है वो 6% पे दिया, तो पहला हिस्सा 6% पे दिया, क्लियर है। दूसरा हिस्सा 1/2 भाग 5% पे दिया, तो फिर 5% पे दिया, क्लियर है। तीसरा हिस्सा शेष भाग 10% पे दिया, तो 10 से गुणा कर दिया, और कुल भाग की हमें पता नहीं तो x से गुणा कर दिया। अब मेरे लिए कैलकुलेशन कर देना बस, मैं 2 सेकंड में उड़ा देता हूं, क्लियर है। यहां से आएगा ये 12% बच्चे, यहां से आएगा ये 25%, और यहां से आएगा ये 30%। बोलो हाँ या ना। और यहां से आएगा ये 10x%। 30 और 20 55, 55 और 2 57, और 10 67। कितना आ रहा है देखेंगे वापस से। ये 25 है, तो 5 और 2 7 आया, 3 2 5 और 1 6, 67% आया। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये 10x की वैल्यू है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू होगी 6.7% होगी। अगर मैं आपसे इतनी बात पूछता कि बताइए तीनों हिस्सों का अनुपात कितना है, तो आपका आंसर होता 2:5:3। बच्चे ये वाली बात 2:5:3, ये वाली बात मैं तुमसे भिन्न में पूछने जा रहा हूं। ये वाली बात मैं तुमसे अनुपात समानुपात में पूछने जा रहा हूं। इसका मतलब है एक सवाल तो मेरा यहीं तक हो गया। 2:5:3 इन तीनों हिस्सों का अनुपात है। ठीक बात है। पहले हिस्से पर क्या रेट लगाई है, तो पहले हिस्से पर 6% है, दूसरे हिस्से पे 5% है, तीसरे हिस्से पे 10% है, और पूरी संपत्ति पर क्या रेट लगाई है, तो 6.7% लगाई है। ये बच्चे दूसरा प्रश्न हो गया। यस, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, पूरी संपत्ति पर 6.7% की रेट लगी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू द प्रश्न, प्रश्नानुसार 6.7% की जो वैल्यू है वो बता रही है कि ये 234.5 है। तो क्या 6.7% की जो वैल्यू है वो 234.5 आएगी। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू होगी वो होगी 234.5 बटे 6.7। दशमलव से दशमलव कटेगी, और ये 67 से कटेगा बच्चे। और अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालने के बाद 100 से गुणा कर देंगे। काट के कोई बच्चा बताए मुझे कितना आएगा। 23,415 को जब 67 से काटेंगे तो कितना आएगा, क्या 35 आएगा क्या? हाँ 35 आ सकता है, क्योंकि 5 सत्ते के 35 बैठ रहा है। अगर ये 35 आ रहा है कटने के बाद, बच्चे मुझसे नहीं काटना रहा, तो आंसर आ जाएगा 3500। ओह, आंसर आ जाएगा 3500। नमस्कार सुरभि, सुरभि किराल नमस्कार। और ये आंसर आ जाएगा 3500। अगर ये कट रहा है, अगर 2345 67 से 35 बार कट रहा है, तो इस सवाल की जो आंसर आएगी वो आएगी बच्चे 3500 इज द आंसर। मोहित पंडित 3500 इज द आंसर। बहुत धन्यवाद बेटा। कविता मीणा, मनराज गुर्जर, संतोष राठौर, और गुरुदेव की जय हो। आपकी भी, आपकी भी विजय हो। और अच्छा लगता है ऐसे ऐसे राजा वाली फील आती है। गुरुदेव की जय हो। बोलिए मंत्री जी की याद, ऐसे अच्छा लगता है। ऐसे कहा कर संतोष, संतोष कहा कर बेटा। ठीक, और ये आंसर आएगा 3500। ठीक बात। और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। और ये टाइप नेक्स्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप पे हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट टाइप पे हम मैं एक बात बताऊं। नेक्स्ट टाइप के सवाल राजस्थान के पटवार ने पूछे हैं, और वनडे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आए हैं। आप एग्जाम का नाम लीजिए, मैं आपको बाई डेट आपको डाटा पहुंचा दूंगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप पीएनबी बैंक है, इसके पास 2 लोग पहुंचे पैसे लेने के लिए। बस 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर हम सवालों पे आएंगे। एक तो पहुंचा कृष्णा, और इसके पास दूसरी पहुंची राधा, और इससे पैसे लेने के लिए पहुंचे हम दोनों जने।
पीयूष शर्मा, शौर्या तिवारी, कृष्णा सर की जय हो, बहुत धन्यवाद। शिवा शिवा जय हो सर, और बहुत धन्यवाद। पीयूष शर्मा ने सेब भेजे, सेब मेरी समझ से बाहर हैं थोड़ा सा। महाराजा जी नमस्ते, मनराज गुर्जर ने भेजा है, बहुत धन्यवाद। आप तो मजाक को सीरियस ले गए, हालांकि लेना चाहिए था। ठीक, अब मैं बच्चों बात करूं कृष्णा और राधा। हम दोनों लोग पीएनबी के पास भीख मांगने पहुंच गए। मैंने कहा पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो पीएनबी ने मेरे लिए P1 रुपए उधार दिए और पीएनबी ने राधा के लिए P2 रुपए उधार दिए। ये मूलधन है। आप बताइए कृष्णा के लिए कितनी संपत्ति दी है पंजाब नेशनल बैंक ने? तो P1 रुपए की संपत्ति दी है। राधा के लिए कितने की संपत्ति दी है? तो P2 की दी है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए दर क्या लगाई है? तो मेरे लिए दर लगाई है R1 और राधा के लिए दर लगाई है R2। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे लिए दर लगाई है R1 और राधा के लिए दर लगाई है R2। मेरे लिए जो टाइम दिया है बच्चे, मेरे लिए जो टाइम दिया है पीएनबी ने, वो टाइम दिया है T1 और राधा के लिए टाइम दिया है T2। अगर मैं पूछूं कि मैं पीएनबी को कितनी ब्याज भरूंगा सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका आंसर होगा P/100। यही होगा कि नहीं? मूलधन P1 R1 T1/100। ये सिंपल इंटरेस्ट मैं जमा करूंगा पंजाब नेशनल बैंक के लिए। बोलिए हाँ या ना। क्यों? क्योंकि मूलधन मैं P1 लाया हूं, दर मुझसे R1% ली है, टाइम पीरियड T1 लगाया है, तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट P/100 दूंगा? किसके लिए दूंगा? तो मैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए दूंगा। ठीक है, राधा के बारे में बात करें तो राधा भी ब्याज भरेगी पंजाब नेशनल बैंक को। राधा के लिए मूलधन P है तो P/100 ये राधा ने पंजाब नेशनल बैंक के लिए ब्याज भरा। आप दोनों बातों से संतुष्ट होंगे? दोनों बातों से संतुष्ट होंगे। वापस से देखें, साधारण ब्याज जो कृष्णा ने भरी है वो भरी है P/100 और राधा ने जो साधारण ब्याज भरी है वो भरी है P/100। इसके लिए मूलधन P1 है, R1 दर है और T1 समय है। इसके लिए मूलधन P2 है, R2 रेट है और समय है वो T2 है। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि दोनों की साधारण ब्याज समान है, SI1 = SI2, ये आप कह सकते हैं कि राधा ने जो ब्याज भरी और कृष्णा ने जो ब्याज भरी वो दोनों बराबर है। बच्चे अगर दो ब्याज बराबर होती हैं, ये सीख लें, आगे इससे काम पढ़ना है, या दो चीजें बराबर होती हैं तो उनमें जो अनुपात आता है वो 1:1 आता है। क्यों आता है? जैसे मान लो, जस्ट एज्यूम कि राधा ने 2000 भरे और कृष्णा ने भी 2000 भरे, तो क्या 2000 और 2000 उनमें जो संबंध आएगा, रेशो आएगा, वो 1:1 नहीं आएगा क्या? तो बस, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा अनुपात सिंपल इंटरेस्ट ऑफ राधा = 1:1 है? आप इस बात को एग्री करें। अगर हमारी ब्याज बराबर है तो क्या हमारे दोनों के बीच में जो रेशो आएगा वो 1:1 आएगा? अगर रेशो 1:1 आएगा तो आप मुझे खुद बताइएगा कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कृष्णा का तो ये था P/100 और राधा का था P/100, था कि नहीं था? और ये किसके बराबर रख लिया मैंने? 1:1 के बराबर रख लिया। 100 से 100 कट गई बच्चे, तो ये आया P/P/, बोलो बोलो बोलो, बराबर 1:1 आया कि नहीं आया? बच्चे अगर मैं पूछूं कि इसके P1 को यहां रोक लूं तो आरती जो है उधर जाएगी, तो गुणा की संख्या उधर जाएगी तो भाग में ही तो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/RT, R1 T1। और अगर मैं P2 को अपने पास रोक लूं तो R2 T2 इसके नीचे चले जाएंगे। बोलो जाएंगे या नहीं जाएंगे? बस यही रिजल्ट मैं आपको समझाने वाला था कि आप इस रिजल्ट को एग्री करिएगा कि यदि P1 अनुपात P2 की बात करें तो क्या 1/RT अनुपात 1/RT आएगा? बोलो हाँ या ना, बोलो। P1 अनुपात P2 बराबर 1/RT अनुपात 1/RT। पहली आरती में R1 और T1 आएंगे और दूसरी आरती में R2 और T2 आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लीज करके बहुत ध्यान से समझिएगा कृपया, ये बहुत महंगी बात है। बार फिर से बताइए ना गुरुजी। धीरज शर्मा सर, रेशो की बात फिर से बताइए ना। यस, क्यों नहीं, मेरा काम है बताना, बार बार बताना मेरा काम है। बच्चों जब दो चीजें समान होती हैं, जैसे आप मान लो कृष्णा के पास 500 रुपए की संपत्ति है और राधा के पास भी 500 रुपए की संपत्ति है, तो इन दोनों के बीच जो रेशो आएगा क्या वो 1:1 नहीं आएगा? क्योंकि दोनों के पास बराबर संपत्ति है। जब दोनों के पास बराबर चीजें होती हैं देन रेशो जो आता है वो 1:1 आता है। सर अगर हम कृष्णा, राधा और बलदाऊ 3 लोग होते तो यस हो सकते थे, और तीनों के पास ही बराबर संपत्ति है तो तीनों का जो अनुपात आएगा 1:1 आएगा।
मैं बस आपको इतनी बात समझाने वाला हूं कि जब दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो P1 और P2 का जो अनुपात आता है वो आता है 1/RT अनुपात 1/RT। सर अगर 3 लोग हों और तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो वो आएगा 1/RT 1/RT और 1/RT। 3 बार आ जाएगा। 4 बार हो तो 1/RT 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 एंड 1/RT। हाँ या ना? यस। धीरज, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अब मैं सवालों पे कूच करता हूं। ये रहा प्रश्न और पहले इस पे आप हाथ आजमाएं। ये आया हुआ सवाल है पेपर का, पहले आप इस पे हाथ आजमाइए। देखेंगे बच्चे, एक जमींदार ने 2 जनों के लिए, जानों के लिए कह दिया, हालांकि दोनों में जान तो है ही, ठीक ही कहा है जिसने टाइपराइटर ने जो किया है, हालांकि जने आना चाहिए था। एक जमींदार ने 2 जानों के लिए रकम बांटी, बांटी पे ये चंद्रबिंदी आनी चाहिए थी, बांटी। पहले व्यक्ति के लिए 20% की दर से और दूसरे व्यक्ति के लिए 40% की दर से। देखेंगे 2 व्यक्ति पहुंचे, मैंने मान लिया एक कृष्णा पहुंचा और एक राधा पहुंची। पहले व्यक्ति के लिए जो दर बता रहा है वो बता रहा है सर 20%। बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरे व्यक्ति के लिए जो दर बता रहा है वो 40% बता रहा है। बोलो बता रहा है कि नहीं बता रहा? यदि जमींदार को कुल रकम पर 25%, ओहो ये टाइप कहां से आ गया भाई, ये टाइप कहां से आ गया? देखें इसके बाद होगा शायद वो टाइप, वापस से देखें। ये रहा, ये आरएस प्रीलिम्स ने पूछा है। 2 बैंक ए तथा बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात 5:4 है। वापस से समझिएगा, जैसे मान लो हम बैंक में गए, ये बैंक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रही बैंक, और सरल ब्याज की दरों का अनुपात, कृष्णा ये रहा और राधा ये रही। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, इसके लिए जो दर है वो है 5 और इसके लिए जो दर है वो है 4। आप बात समझिए, ये जो दर है वो 5 है और ये दर है 4 है। एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति को इन 2 बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है। ठीक है, पहली दर 5 है, ये बैंक में जमा करवा रहा है, कोई बात नहीं, बैंक दे नहीं रही, जमा करवा रही है। पहली दर है R1 बराबर 5, दूसरी दर है R2 बराबर 4। ठीक है, उन दोनों बैंकों से समान समय समान है। इसका मतलब है इसके लिए जो T1 है वो 6 महीना है, समय कैसा है, समान है, और इसके लिए जो T2 है वो भी कितने महीना है, 6 महीना है। आप देख लीजिए, दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब है 6 माह। आप मेरी बात समझे? 2 बैंक हैं ए और बी, उनमें हमें पैसे भरने हैं और उनके लिए जो दर हमने लगाई है वो लगाई है 5 है और 4 है। क्लियर है? और उनसे जो समय पीरियड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आरएस ने पूछा 2013 में, उन बैंकों में जो समय पीरियड है वो है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने। मिले समान अर्धवार्षिक ब्याज। ओहो, ब्याज कैसी मिली है? 6 महीने बाद समान मिली है। वापस से पढ़ें, ब्याज कैसी मिली है? समान। अगर ब्याज समान है बच्चे, ब्याज कैसी है? समान। ब्याज कैसी है बच्चे? समान है, ब्याज समान है। तो बताइए ए तथा बी ने जमा करवाने का अनुपात क्या है? तो अपनी बचत को ए और बी में जमा करवाने का अनुपात क्या है? इसका मतलब P1 और P2 आपसे पूछ रहा है। तो मैं कह चुका हूं, अगर ब्याज समान है तो P1 अनुपात P2 जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1/RT अनुपात 1/RT। बोलो हाँ या ना? अगर P1 और P2 निकालना है विद्यार्थी तो वो निकल के आता है 1/RT अनुपात 1/RT। ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है। चलें देखेंगे प्यारे बच्चे, P1 पहला मूलधन, P2 दूसरा मूलधन, तो ये आएगा बच्चे 1/, पहली दर बोलिएगा 5 है और टाइम बोलिएगा 6 महीने है। दूसरी दर बोलिएगा बच्चे 4 है और टाइम पीरियड 6 है। तो आप देखेंगे ये 6 पंजे 30 होता है और ये 6 से तो 6 ही कट गया, तो आंसर आया 1/5 अनुपात 1/4। पर बच्चे अनुपात में आंसर ऐसे नहीं दिया जाता, तो कैंची गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे 4/5। अब आप मुझे बताइए ये कितनी सेकंड का प्रश्न है? ये तो मैं लिखूंगा क्यों पेपर में? आप बताइए, क्या आप ये वाली बात लिखोगे पेपर में? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, इसलिए मुझे लिखनी पड़ी। मैं क्यों लिखूंगा? मैं तो डायरेक्ट ही करूंगा 1/RT 1/RT। और इस सवाल में तो मैं टी भी नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों की टी सेम है, तो मुझे पता है कटेगी, तो आंसर डायरेक्ट ही बोल दूंगा ना। आंसर आएगा 1/5 और 1/6 1/4 आएगा कि नहीं? 1/5 और 1/4 नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैंची गुणा कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 4/5। पेपर में बस मैं इतना करूंगा,
पेपर में बस इतना करूंगा। क्लियर है मेरे भाई? 4:5। कोई शक? सी 4 करेक्ट। यस, सी इज द आंसर। 4:5 इस सवाल का आंसर है। और ये आरएस के प्रीलिम्स ने पूछा है भाई, किसी भी पेपर ने पूछा हो, हमारे लिए हर सवाल अहम है, हमारे लिए हर सवाल के बराबर नंबर है। बात खत्म। मनराज गुर्जर ने सी आंसर दिया है और आगे बढ़ेंगे बच्चे। ये रहा सवाल। ए और बी ने एसबीआई बैंक से 10 वर्ष एवं 20 वर्ष। कोई नहीं बच्चे, अब मैं इस सवाल को डायरेक्ट ही करूं, नहीं लिखूं? मैंने भी डायरेक्ट किया, सॉरी। यस, डायरेक्ट ही करना है बच्चे। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ठीक है, खत्म बात। P1 अनुपात P2 बराबर 1/RT। आपको नहीं लिखना आरती वारती, ये बार बार क्यों लिखना? अनुपात 1/RT। पहली टाइम है 10 और आर है 5। देख लें आप पहले से, पहली टाइम है 10 और आर है 5, तो अनुपात 1 टाइम कितनी है बच्चे? 10 है और रेट कितनी है? 5 है, तो 5 लिख लिया रेट और टाइम लिख लिया 10। क्लियर है? दूसरी टाइम है 20 और रेट है 15। हो गया खत्म। दूसरी रेट कितनी है? 15 और टाइम है 20, और दोनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ है। ब्याज कैसी प्राप्त हुई है? समान ब्याज प्राप्त हुई है बच्चे। तो देखें, सिंपल हो गया सवाल। वापस से देखें, पहली टाइम है 10 तो देखो मैंने 10 लिखा है, दूसरी टाइम है 20 तो मैंने 20 लिखा है, पहली दर है 5 तो मैंने 5 लिखा है, दूसरी दर है 15 तो मैंने 15 लिखा है। और ये आ जाएगा बच्चे मूलधनों में अनुपात। ये किस में अनुपात आ जाएगा? P1 अनुपात P2, ये मूलधनों में अनुपात आएगा। तो बच्चों 10 से ये 20 कट जाएगी और 5 एकम के 5, 5 तिया के 15, तो ये आ जाएगा 1/1 अनुपात 1/6। देखना मैंने सही किया है क्या? ये 5 और 10 है और ये 15 और 20 है, तो ये 10 से ये 20 2 बार कटी और 5 से 15 3 बार कटी, तो ये आ जाएगा 1/1 अनुपात 1/6। तो आंसर आ जाएगा 6/1। कैंची गुणा करने पर बच्चे चेक करें, P1 और P2 का जो अनुपात आया वो कितना आया? 6/1। हाँ या ना? और वो क्या कहता है? यदि एसबीआई ने कुल 21,000 रुपए उधार दिए हैं। क्लियर है? मेरे लिए कितना दिया? 6 यूनिट और भाई के लिए 1 यूनिट, तो 6 यूनिट और 1 यूनिट, कुल संपत्ति कितने यूनिट उधार दिए? 7 यूनिट उधार दिए। 7 यूनिट का मतलब है 7x। देखा, पहले आदमी के लिए कितने दिए? 5-6 यूनिट, और दूसरे आदमी के लिए 1 यूनिट। ए के लिए दिए 6 यूनिट और बी के लिए दिए 1 यूनिट, तो 6 यूनिट दिए इसके लिए और 1 यूनिट दिया इसके लिए, तो कुल संपत्ति कितने यूनिट बांटी है? 7 यूनिट। और तुम क्या कह रहे हो कि कुल संपत्ति बांटी है 21,000, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि जो 7 यूनिट की वैल्यू है वो है 21,000? बोलो हाँ या ना? अगर 7 यूनिट की वैल्यू 21, 7 यूनिट का मतलब है 7x, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 3,000। 21 में 7 से भाग लगा दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3,000। और आपसे क्या पूछा? ए को, तो ए को दिया है 6 यूनिट, तो 6 का गुणा जब 3,000 से करेंगे बच्चे तो आंसर आएगा 18,000। 18,000 इस सवाल का आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ओहो, मांडवी ने तो पूरा डिस्क्राइब ही कर दिया। बी, पीयूष और मनोज ने भी बी दिया है। वैष्णवी शर्मा ने ए आंसर दिया। नो वैष्णवी, थोड़ा ध्यान दें, बी इस सवाल की आंसर है। और राजेश ने ए दिया है। राजेश नो बेटा, नो, बिल्कुल नहीं, ए इज द रॉन्ग। कैसे? क्योंकि देखो 7 यूनिट की वैल्यू 21,000 है। सर 7 यूनिट कैसे आया? 7 यूनिट ऐसे आया बच्चे, 6 यूनिट ये और 1 यूनिट ये है। 6 यूनिट किसके लिए दिया? इसके लिए दिया, P1 वाले के लिए, और 1 यूनिट दिया P2 के लिए। दिया कि नहीं दिया? मतलब पहले आदमी के लिए दिया 6 यूनिट, दूसरे के लिए दिया 1 यूनिट, तो कुल संपत्ति कितनी? 7 यूनिट। मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन जो पैसे लिए जाते हैं या जो पैसे दिए जाते हैं, आप पहली क्लास में पढ़ेंगे, पहली क्लास में सारा डिटेल में बताया है, देखेंगे बच्चे। तो 6 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो कितने यूनिट आया? 7 यूनिट। और 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कुल दे रखी है 21,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 तिया के 21, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी गुणा 6, 18,000। इसका मतलब है पहले आदमी के लिए 18,000 दिए हैं और दूसरे आदमी के लिए 3,000 दिए हैं। ऐसे करके बैंक ने 2100 के 21,000 रुपए बांटे हैं। और ये था आपका प्रश्न। और ये अगला सवाल भी है। एसबीआई ने बैंक से क्रमशः 10 साल और 20 साल 5% और 4%, यदि दोनों ने अंत में समान ब्याज भरा है तथा मनीषा ने बिपाशा से 3,000 रुपए अधिक उधार दिए, ये आप करिए, ये करिए।
वापस से देखते हैं बच्चे। एक थी मनीषा और एक थी विपाशा। विपाशा मतलब वी, क्लियर है। तो ये वही बात है 1/आरती और 1/आरती, क्लियर है मेरे भाई। पहली लड़की के लिए क्या है 10 साल है तो 1/10, और दूसरी लड़की के लिए टाइम क्या है तो दूसरी लड़की के लिए टाइम है 20 साल, खत्म बात। पहले के लिए दर है 5% और दूसरी के लिए दर है 4%। आप इतनी बात समझे, क्या ये बात समझ आ रही है क्या? इन दोनों का गुणा होगा, 10 से 20 को मैंने काट दिया, 2 बार कट गया और फिर कुछ कट नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1/8। जब कैंची गुणा करेंगे बच्चे तो ये अनुपात आ जाएगा 8/5। हाँ या ना? तो मनीषा और ये कौन है विपाशा, मनीषा और विपाशा का अनुपात आया 8/5। अगर इतना सा सवाल पूछता बच्चे का, कृष्णा सर बहुत बढ़िया, हमें गर्व है आप पर। रायथन क्लास के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा और विपाशा, इन दोनों का अगर हम अनुपात देखेंगे बच्चे तो इसके लिए दिया है 8 यूनिट, इसका मतलब है 8x, और दूसरी लड़की के लिए दिया है 5 यूनिट, इसका मतलब है 5x, और दोनों के लिए कुल मिलाकर जो धन बांटा है वो बांटा है 13x। वापस से देखेंगे, मनीषा के लिए धन बांटा है 8x और विपाशा के लिए धन बांटा है 5x और दोनों के लिए कुल धन बांटा है 13x। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है बच्चों कि मनीषा ने विपाशा से 30,000 रुपए अधिक लिए हैं। ओहो, मनीषा ने ज्यादा उधार लिए है कंपेरेटिवली विपाशा। विपाशा की अपेक्षा कितने रुपए ज्यादा लिए हैं? 30,000। तो आप देखेंगे बच्चों इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 3x, और 3x की वैल्यू वो कह रहा है 30,000 है। हाँ या ना? क्योंकि मनीषा ने 8x धन लिया है और विपाशा ने 5x लिया है, तो ऑब्वियसली मनीषा ने ज्यादा लिया है। कितना ज्यादा? 3x ज्यादा। तो वो कह रहा है कितना ज्यादा, तो वो कह रहा है 30,000 ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3x की वैल्यू 30,000 है और 3x की वैल्यू 30,000 है, तो x की वैल्यू होगी बच्चे 30,000 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू आएगी 10,000। बोलो हाँ या ना? अगर x की वैल्यू 10,000 है तो 10 अट्ठे के 80,000 तो मनीषा ने लिए हैं बच्चे, हाँ या ना? और 10 पंजे के 50,000 इस लड़की ने लिए हैं जिसका नाम विपाशा है, हाँ या ना? अब फिर से देखें, दोनों के मूलधनों में अनुपात 8x आया और 5x आया, इसका मतलब ये ज्यादा धन ले रही है। कितना ज्यादा ले रही है? 3x ज्यादा ले रही है, और भाई कह रहा है कि 30,000 ज्यादा ले रही है। तो 3x की वैल्यू 30,000 है तो x की वैल्यू 10,000 है, और 10 8 के 80 आया और 10 पंजे के 50 आया। पीयूष, ओह बहुत बहुत आभार जो हमारी मैथ की समस्या के लिए आपको चुना, बहुत धन्यवाद। अभिषेक तोमर, और ये 50,000 मोहित ए फॉर अशोक कुमार मीणा सर। यस, मोहित का बहुत, मोहित ने बात पे चोट करी है। शौर्य तिवारी 50,000। ओहो, किसका पूछा है? तो बताइए विपाशा ने। विपाशा दूसरी लड़की है तो विपाशा ने 50,000 लिए हैं। ए फॉर अशोक मीणा सर। यस, बहुत धन्यवाद बेटा। और मनोज कुशवाहा ने भी ए दिया है। पीयूष शर्मा ने ए फॉर एप्पल दिया है बच्चे। और ये अगला देखेंगे। इस सवाल के साथ ही मैं इस सवाल को और समझिएगा बच्चों। बच्चे बस इतना सा ध्यान रखिए कि अगर हमें P1 और P2 का अनुपात चाहिए, कब, बहुत ध्यान से समझ लेना। मात्र मैं 5 मिनट की और आपका समय चाहूंगा, पूरी शक्ति लगा देना। तो मैं पता है जो टाइप मैं करा रहा हूं ये सिंपल इंटरेस्ट के कठिनतम प्रकार हैं, जो पेपर में आते हैं तो बत्ती बुझ जाती है, बत्ती बुझ जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और जी में चलाता है, ऐसे लगता है कि थोड़ी देर में उल्टी वगैरह ना हो जाए, वोमेंटिक ना हो जाए। तो ये वो प्रश्न है जो मैं लेके आया हूं, और आपके धीरज को सलाम कि आपने इन प्रश्नों में डट के सामना किया। सच बता रहा हूं, बहुत धन्यवाद, सच में बहुत धन्यवाद। ये सवाल है बच्चों। इस सवाल में हमें बस एक बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, समय का अनुपात इतना है, इनकी दर इतनी है, जबकि तीनों से प्राप्त मिश्रधन समान है। बच्चों उस सवाल में और इस सवाल में बस इतना सा अंतर है। उस सवाल में ब्याज समान कहता था, उन सवालों में क्या समान कहता था? ब्याज समान है, और इसमें कह रहा है कि मिश्रधन समान है। आप बात समझने की कोशिश करें, इस सवाल में क्या समान बता रहा है? इस सवाल में मिश्रधन को समान बता रहा है। विद्यार्थी, जब मिश्रधन समान होता है तो अब बस आप इतना करें कि P1 अनुपात P2 बराबर 1/RT, तो आप पढ़ते ही आ रहे थे, 1/RT भी आपने पढ़ा था। बस इसमें 100 जोड़ देना है और इसमें भी क्या जोड़ देना है? 100 जोड़ देना है, बस ये बन गया सिस्टम। ये इसकी डिस्क्राइब मैं करूं तो थोड़ा समय लगेगा, जैसे पहले वाले की मैंने डिस्क्राइब करी तो इसका भी डिस्क्राइब कर सकता हूं। और आप मेरी बात समझिए, P1 और P2 का जो है अनुपात बच्चे 1/100 प्लस RT और 1/100 प्लस RT आएगा। बस कब? जब मिश्रधन समान है तब।
क्लियर है कहानी। और इस सवाल को चाहो तो हम 3 भागों में कर भी सकते हैं और ये सिंपल है, इसे कर सकते हैं। देखे कैसे बच्चे, देखे P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/100 प्लस आरती करके, हाँ या ना। इसका भी 1/100 प्लस आरती करेंगे और इसका भी बच्चे 1/100 प्लस आरती करेंगे। क्लियर है मेरे भाई। इस सवाल के लिए मैंने आपको हिंट दे दी है। इसमें आर जो दे रखी है बच्चे वो 5% दे रखी है कि नहीं दे रखी, तो इसका जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा, आप फिर से देखें, इसमें आर दे रखी है 5% और ये दे रखा है 2, तो 5 दूनी के 10 और इसकी 5 और ये 3 है, तो 5 तिया के 15 और ये 20 है। क्लियर है मेरे भाई। तो इसे वापस से देख लेते हैं, 1/100 प्लस 5 इंटू 2, 2 ही है, ठीक है, अनुपात 1/100 प्लस 5 इंटू 3 अनुपात 1/100 प्लस 5 इंटू 4। क्लियर है मेरे भाई। आप कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना, बस कैलकुलेटर उठा के 1/100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आएगा, अनुपात 1/115 आएगा, अनुपात 1/120 आएगा। आप कुछ नहीं कहें तो अगर मैं इनको चाहूं तो काट सकता हूं, तो 1/5 से काटा 22 बार और ये 5 से कटेगा 23 बार और ये 5 से कटेगा 24 बार, हाँ या ना। तो आप देखेंगे बच्चे P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का जो अनुपात आएगा वो आएगा बच्चे 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24। क्लियर है। यहां से हम निकालेंगे विद्यार्थी P1 P2 और P3 की वैल्यू। क्लियर है। P1 P2 और P3 की वैल्यू निकालेंगे और P1 P2 और P3 की वैल्यू निकालने के बाद 7930 में से कर देंगे। और इस सवाल के लिए बच्चों मैं आपको छोड़ता हूं क्योंकि इस सवाल की कैलकुलेशन और आगे तक जा रही है और हमारे पास समय सीमा कम है, लेक्चर की अपनी मर्यादाएं और क्लास की अपनी बाउंड्रियां हैं बच्चों। तो इस सवाल में P1 P2 और P3 का अनुपात आप निकाल सकते हैं और उस अनुपात को निकालने के बाद इसमें आपको ये बांटना है। क्लियर है मेरे भाई। और जबकि तीनों से प्राप्त मिश्रधन समान है तो इनके ओहो सिर्फ मूलधनों का ही अनुपात पूछा है, सिर्फ अनुपात पूछना है, पैसे बांटने ही नहीं है पैसे। तो 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24 को सिर्फ बांटना है। क्लियर है, और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही और ये सवाल आपके लिए मैं होमवर्क पर छोड़ दूं विरासत के तौर पर और शायद इस पर अगला भी प्रश्न होगा। इसे बांट देना, बस इस अनुपात को सेट कर लेना और अगर चाहो तो मैं भी कर दूं, बट ये मैंने दिया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप देखेंगे इसके मैंने वो भी नहीं दिए। कृष्णा सर हमें आप पर गर्व है, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। रायतन आप सबका है, यस सर, रायतन हमारा सबका ही है, आपका योगदान को याद रखा जाएगा, यस सर, बहुत धन्यवाद। और ये बस ये सवाल कोई पेपर में नहीं आया, ये सवाल मैंने आपके लिए डिजाइन किया है स्पेशली, क्योंकि इसमें हमने ऑप्शन भी नहीं दिए। आप देख रहे होंगे इसमें हमने ऑप्शन भी नहीं दिए, देखेंगे तो हमें इसको बस अनुपात निकालना है। क्लियर है मेरे भाई। और इसके बाद ये जो सवाल है ये पेपर का है 5% और 10%, और इस सवाल को आप चाहो तो कर सकते हैं। और ये आपके लिए मैं विरासत में छोड़ के जा रहा हूँ, होमवर्क के तौर पर छोड़ के जा रहा हूँ, और ये आप करके दिखाइए। इसमें भी जबकि दोनों से प्राप्त मिश्रधन समान है, इसमें भी मिश्रधन समान है बच्चे। क्लियर है। और आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें इन दोनों सवालों से शुरू करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।